तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुबारक आप लोगों को कि मैंने वीडियो डाला अपना इतने दिनों बाद। बहुत शर्मिंदगी है मुझे इस बात की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यार क्या है कि लॉकडाउन में जितने कॉमेडी के वीडियोस थे वो सारे खत्म हो गए अब, क्योंकि नया परफॉर्मेंस तो है नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार कुछ बढ़िया इंटरव्यूज करने चाहिए। तो मेरे मन में जो है कि मैं किस इंसान का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों का इंटरव्यू कर, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनका कल्चरल इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा, पर मुझे उनमें से एक मुझे लगती है मल्लिका शेरावत। उनका हमारी इंडस्ट्री पे हमारे जीवन पे बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट रहा है। इसी के साथ मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड एक्ट्रेसेस ऑफ आवर जनरेशन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी इंटरनेशनल फ्रॉम आवर कंट्री, मल्लिका शेरावत से आज करते हैं चर्चा। उनका स्वागत करें सब लोग तालियों के साथ। मैं ही बजा रहा हूँ, हम दो ही लोग हैं। थैंक यू। आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे मतलब एक छोटा सा बच्चा हो कोई। मैं क्या बोलूं? ब्लश कर रहे हैं आप, ब्लश। इज इट द मल्लिका इफेक्ट? ऑफ कोर्स इट इज द मल्लिका इफेक्ट। इसमें क्या मतलब झूठ बोलने से क्या मतलब? नर्वस हो तो सच बोलना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो नाम है आपका मल्लिका शेरावत, ठीक है, पर आपका असली नाम इससे अलग है। जी। तो ये नाम चेंज करने का क्या आपको क्यों लगा कि वो नाम उतना सही साउंड नहीं कर रहा है, या आपको लगा कि नहीं मैं नई आइडेंटिटी के साथ, होता ना कि आप नया शर्ट पहन के आपको लगता है कि आप नाम है डिफरेंट पर्सन, ठीक है। जब मैं बॉलीवुड में आई तो उस वक्त जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो है रीमा। हाँ। और उस वक्त बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां थी, रीमा सेन, रायमा सेन, रिया, ये सब बड़े ऐसे नाम थे। तो मुझे लगा अपनी एक अलग छवि होनी चाहिए। और जब मैंने अपनी पहली फिल्म की ख्वाहिश, तो उसके निर्देशक ने मुझे कहा कि तुम्हें मल्लिका कैसा लगता है नाम, तुम्हारा नाम चेंज करते हैं। तो मुझे लगा मल्लिका, हाँ बहुत अच्छा नाम है। एक हरियाणा की लड़की, ठीक है, वो आके सीधे बंबई में जो है पिक्चरें करना चालू कर दी उसने, कोई बीच में बैकग्राउंड नहीं, कोई जान पहचान नहीं। तो कैसे हो रहा भाई? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने रूल्स ब्रेक किया, फर्स्ट बाय गेटिंग कास्ट, सेकंड बाय किसिंग ऑन स्क्रीन। हाँ। और क्या हुआ, और वो किसिंग के बाद भी मैं शर्माई नहीं। मैंने कहा इट वाज ओके, रूटीन, नो बिग डील। बस वहीं लोगों का दिमाग खराब हो गया ना, वहीं पे ही लोग हो गए कि अरे ये क्या बोल रही है ये। मतलब किस करने के बाद आपका दुनिया का ये मानना था कि आप पूरे टाइम अपोलोजेटिक घूमे। अपोलोजाइज किस लिए? किसी तो किया, मर्डर थोड़ी किया है। हाँ सही बात है, फिर वो आपने अगली पिक्चर में किया ना। पर मेरे को जानना है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आप में इतना? मुझे शुरू से ही अभिनेत्री बनना था, क्योंकि जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है। मेरे जो परिवार वाले थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़की सिनेमा देखे। वो टीवी भी नहीं देखने देते थे। कहते हैं ना, कुकर अगर बंद होगा, उसमें जितना प्रेशर डालोगे तो कुकर एकदम फट जाएगा। तो जो ये रोक टोक महिलाओं पर लगाई जाती है, ये मुझे कभी पसंद नहीं थी। और मैं हमेशा ये सवाल करती थी कि किसी और पे तो ये किसी पुरुष पे ये रोक टोक नहीं है, और चूंकि मैं लड़की हूं तो मुझ पे क्यों इतनी रोक टोक है। तो ये सब चीजों का मिश्रण था जहां से कॉन्फिडेंस आया। तो ये मुझे कभी पसंद ही नहीं था। तो मैं तो बहुत खुश थी जब मैं बॉम्बे आई, आजाद पंछी की तरह। मुझे लगा कि मुझे मेरी फ्रीडम मिल गई है। हाँ, वो तो हमने देखा भी कि फ्रीडम मिली आपको। और आपने बहुत अच्छा काम किया। हर फिल्म जो है आपकी सुपर हिट, सुपर डुपर हिट। फिर मेरे ख्याल से ख्वाहिश एक छोटा था, पर मर्डर से जो इम्पैक्ट आया, जी मतलब पूरा देश हिल गया उस वक्त, उस दौर में। लगता है आपको पूरा देश हिल गया? हाँ, मतलब हमको तो लगता ही है कि हिल गया था। हमारा तो पूरा वर्ल्ड हिल गया था। देखिए, मर्डर फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। अगर कोई मुझे ये कहता है कि वो सिर्फ बोल्डनेस के बलबूते पे चली और उसमें बोल्ड सीन्स थे, तो उसके बाद तो कितनी ऐसी फिल्में आई जिसमें सिर्फ बोल्ड सीन्स थे और कोई स्टोरी नहीं थी। वो तो उसका वो सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ना लोग उसको, कि अरे ये चल गया है तो उसके बाद बहुत तरह की फिल्में आई, उसके बाद बहुत तरह की एक्ट्रेसेस आई जिन्होंने वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो उतनी वैसी ही उनकी बात बनी नहीं जैसी, मेरे ख्याल से। या इसको मैं कह दूं फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी थोड़ा। तो मर्डर के बाद फिर कैसा रहा आपका सफर? मतलब उसके बाद किस तरह के ऑफर्स रहे, आपने कैसे अप्रोच किया, एकदम पूरा वे टू अप, और फिर वहां जैकी चैन की फिल्म तक, मर्डर और जैकी चैन की फिल्म तक का सफर कैसा? मर्डर के बाद सीधा मुझे जैकी चैन की फिल्म मिल गई, वो भी ऑडिशन के थ्रू ही मिली। तो आपने मर्डर करने के बावजूद आपको ऑडिशन करना पड़ा? मतलब इतनी सक्सेसफुल फिल्म आपकी, 2 फिल्में आ चुकी थी।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैकी चैन जो है वो इंडियन नहीं थे और उन्होंने हर एक इंडियन एक्ट्रेस का ऑडिशन किया है। अच्छा। तो मुझे याद है जब मैं उसमें सिलेक्ट हुई थी, जो बाकी की जो अभिनेत्रियां थी उनको बड़ी मिर्ची लगी थी उस वक्त। उन्होंने बड़े अनाप शनाप ऐसे इंटरव्यू दिए थे, अरे इसमें तो कोई बोल्ड सीन है तभी मलिका को लिया है, ये है वो है। अरे जैकी चैन की फिल्म जो है वो बच्चों के लिए बनती है, जैकी चैन की फिल्म में कोई बोल्ड सीन हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब जब जैकी चैन वाली फिल्म आपको मिली, किस तरह का मीडिया रिस्पॉन्स आपको आया उस दौरान? मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। मीडिया जो थी कुछ पॉजिटिव भी थी और पर मोस्टली जो मीडिया के जो रिएक्शन था वो बहुत ही नेगेटिव था। एक जर्नलिस्ट होता था और अगर मैं उसको इंटरव्यू नहीं देती थी ना तो वो मुझे बहुत परेशान करता था और मेरे बारे में गंदे गंदे आर्टिकल्स लिखता था। और उसने जैकी चैन की फिल्म के बारे में ये रूमर शुरू कर दिया, अरे ये तो सिर्फ 10 मिनट का रोल है, तो सिर्फ 10 मिनट का रोल है। अरे भाई, एक हरियाणा से एक लड़की आई है, उसको एक जैकी चैन की फिल्म मिली है। अब जैकी चैन की फिल्म में 90% रोल तो जैकी चैन का ही होता है, 10% रोल चाहे कुछ भी हो, रोल तो है जैकी चैन की फिल्म की, हीरोइन तो है। अब हीरोइन का रोल ही इतना है तो क्या करोगे तुम? फिर उसने मेरे से ब्राइब मांगनी शुरू कर दी फोन पे। मुझे इतना उसने थोड़ा बताइए। इनडायरेक्टली वो मुझे कहता था कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बारे में अच्छा लिखूं तो आई लव गिफ्ट्स, से डायरेक्टली उसने कभी नहीं बोला, इनडायरेक्टली। और जब मैं उसकी कॉल्स इग्नोर करती थी तो इमेजिन उसने मुझे एक पॉर्न स्टार से कंपेयर किया। इमेजिन इतना मुझे बेइज्जत किया मीडिया में। और एक मैगजीन है फिल्म फेयर, इसका मैगजीन का भी मैं नाम लूंगी जाकिर, वो मेरा इंटरव्यू करने आई। मुझे अभी तक याद है, मैं डब्बू रदनानी के साथ फोटोशूट कर रही थी और फोटोशूट के बीच में इंटरव्यू हो रहा था। वो मैं मैगजीन की एडिटर बैठी थी, मुझे नाम नहीं याद उनका अभी। और फिल्म फेयर ये आदमी था, ये लेडीज थी ये। और फिल्म फेयर के बारे में इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने इंटरव्यू करके हेडलाइन क्या दी, मलिका कहती है आई एम टायर्ड ऑफ माई ब्रेस्ट्स। आप सोच सकते हैं, एक महिला सिर्फ एक दूसरी लड़की के बारे में जो अपना करियर बना रही है बॉलीवुड में, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। आपने ये इंटरव्यू में बोला था कहीं पे भी? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी और फोन पे हम दोनों मजाक कर रहे थे और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी फोन पे, ये मेकअप करते करते, ओ माय गॉड आई एम टायर्ड ऑफ माय ब्रेस्ट, आई डोंट वांट टू वेयर दिस, हाउ गर्ल्स टॉक। इट वाज अ गर्ल्स, बॉयज बात करते हैं, गर्ल्स बातें करती हैं। और उस एडिटर ने इतनी अनएथिकल चीज करी जो एक इंटरव्यू का हिस्सा भी नहीं था। उसने ये मनगढ़ंत बात बनाकर बोला कि मलिका ऐसे बोलती। तो ये सब जब चल रहा था, जब वेलकम आई, गुरु आई, उसके बाद एक ये बड़ा हुआ कि आप सब तरफ से एक ये बात जो कि हमको अभी तक ये मालूम था कि हमें ये पता चला कि आप मूव कर गई, कि अरे आप तो एलए चली गई, क्योंकि वो जैकी चैन की फिल्म से जो बयार चली कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और बार बार आप कांस में आपका जाना, ठीक है, और बार बार आपका ऑस्कर की रेड कार्पेट करना, और उससे एक परसेप्शन ये बन गया कि अब जो है मलिका जो है वो चली गई हैं, वो हॉलीवुड में काम करती हैं, वहां पे वो कुछ करती हैं आपके एलए से। तो ये क्या ये मतलब जानबूझ करके आपने ये मूवमेंट किया या ये परसेप्शन बन गया, तो कैसे हुआ ये? देखिए, मैं जब एलए गई थी तो मेरे पास ऑफर आया था एक फिल्म शूट करने का। पहले तो मैं वहां मैंने एक फिल्म की थी तो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मैं वहां गई थी, क्योंकि वो मैंने प्रोड्यूस भी की थी। और उसके बाद एक फिल्म का ऑफर आया मुझे, पॉलिटिक्स ऑफ लव, विलियम डियर उनके निर्देशक थे। फिर मैंने ब्रूनो मार्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया और मुझे ऐसा लगा वहां जब मैं काम कर रही थी कि लड़कियों के साथ, स्पेशली लड़कियों को इस तरह के कल्चर में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और जब भी मैं इस दौरान में इंडिया में आती थी तो वही मेरे पास ये जजमेंट्स, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता था। तो इस तरह की चीजों से मेरा बहुत दिल टूट गया और इसलिए मैं ज्यादा वक्त उस वक्त लॉस एंजलिस में बिता रही थी। वहां मुझे अच्छा काम भी मिल रहा था, मैंने हवाई फाई वो वहां पे की। लेकिन फिर अपना देश तो अपना देश है ना, तो मन वहां ज्यादा नहीं लगता मेरा। तो पर आपको ये लगा कि आप तो पर यहाँ पे क्या ये एक बात ये भी है कि यहाँ पे आपको उतना वैल्यू नहीं हुआ या उस तरह तो वैल्यू कैसे होगा? वैल्यू कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कपूर का राज चलता है, खान का राज चलता है। अगर कोई हीरो बोलेगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कितनी फिल्में में से मुझे निकाला गया बिकॉज हीरो को अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए फिल्म में। कुछ हीरो ऐसे बोले, मैं नाम नहीं किसी का लूंगी, कि अरे तुम फिल्मों स्क्रीन पे तो इतने बोल्ड सीन करती हो, तो तुम्हें मेरे से रात को मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ओपनली ऐसे डायरेक्टली बोले मुझे।
तो मुझे लगा मैं यार अभिनेत्री बनने आई हूँ कि अपना जमीर बेचने आई हूँ, क्या बकवास है ये सब। तो इस तरह की बातें जब आप टर्न डाउन करती हैं तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है चीजों ऑफ पे? कोर्स उसका इफेक्ट पड़ता है। तो बॉलीवुड में राज तो सिर्फ हीरो का ही है ना, कौन डायरेक्ट, जो बड़े बड़े हीरो हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन अभिनेत्री है, सब वही लोग डिसाइड करते हैं बैठ के। बॉलीवुड में हीरो का ही राज चलता है। तो एक एक फिल्म आप बता दीजिए जो आपको लगा कि यार ये इतनी सही जा नहीं रही है, बनाते वक्त भी एक फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, यार ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक करियर की शुरुआत में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे एक फिल्म थी बच के रहना रे बाबा। मुझे ऐसा लग रहा कि वो रेखा जी के साथ थी। वो अच्छी फिल्म थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन डायरेक्शन में बहुत गड़बड़ हो गई थी। एक मतलब वो बेटर हो सकती थी, लेकिन मॉरिशस में शूट हो रही थी। मुझे रेखा जी के साथ, आइकॉनिक था वो, मतलब हाँ वो इतनी वो आइकॉनिक रेखा जी के साथ शूट करने का मौका मिला। परेश रावल जी उसमें थे। मतलब आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस सो मच। मॉरिशस में मैं पहली बार गई थी, तो उसमें भी बहुत सी अच्छी चीजें थी मेरे लिए। आपने इंटरनेशनल ट्रैवल आपने फिल्मों की वजह से किया? हाँ, मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल फिल्मों की वजह से, मेरी लाइफ ही फिल्मों की वजह से शुरू हुई। शुक्र है भगवान का, जब से फिल्म देखिए, बॉलीवुड ने मुझे सब कुछ दिया है। और बॉलीवुड से मुझे मैं सिर्फ बॉलीवुड के बारे में अच्छे शब्द ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बॉलीवुड से इतना कुछ मिला है। आज मैं जो कुछ हूँ बॉलीवुड की वजह से तो हूँ। आप लोगों ने, सबने, फैंस ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो बॉलीवुड की वजह से दिया है। नहीं, वो तो है, फिर तो मानिए। तो मेरे मैं तो पॉजिटिव ही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मजेदार रहा है। बहुत सारी क्या बोलते हैं एनेक्डोट्स, किंवदंतियां हो जाती हैं, ये चाइनीज विस्पर जैसे ट्रैवल करते, जो आपने कहा भी नहीं होता, जो होता भी नहीं। तो ऐसे आपके जीवन में ऐसे बड़े सारे आपके जीवन में तो बड़े सारे रहे हो। उफ, पूछो मत, इतने रूमर्स, इतनी चीजें कि मतलब मैं गिनती भी भूल गई। एक रूमर था कि रोल्स रॉयस ने मलिका को कार बेचने से मना कर दिया, बिकॉज रोल्स रॉयस इतना हाई ब्रांड है और मलिका इतनी लो ब्रांड है कि रोल्स रॉयस उसको कार ही नहीं बेचना चाहता। तो आपने रोल्स रॉय खरीदने की सोची थी क्या? अरे कभी नहीं सोची। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, कहाँ मैं 2-2.5 करोड़ रुपए कार पे लगाऊंगी। मेरी ऐसी सोच ही नहीं है। मुझे तो नींद आनी बंद हो जाएगी ऐसी सोच रख के। और मुझे चाहिए भी नहीं रोल्स रॉयस। मेरे पास एक मर्सिडीज है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, मिडिल क्लास लड़की के पास मर्सिडीज है जो रोल्स रॉय नहीं खरीद सकती। ये क्या मतलब? ऐसे ऐसे रूमर आए हैं। मतलब एक रूमर ऐसे आया था कि किसी, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया था जिससे मैं मिली भी नहीं कभी, मैं तो नाम भी भूल गई, कि ये मलिका इनसे छुप छुप के मिलती है, इनका कोई रिश्ता है मलिका से, ये है वो है, पता नहीं क्या ना क्या। मतलब फुल ऑफ रूमर्स, आप सोच नहीं सकते। तो आप उनसे मिली भी नहीं है, मतलब ये हो रहा है लाइफ में, मिली भी नहीं लाइफ में। तो मैंने कहा अरे लिंक करना है तो किसी ब्रैड पिट के साथ करो, किसी अच्छे हैंडसम एक्टर के साथ करो, ये तुम क्या किसी अंकल के साथ मुझे लिंक कर रहे हो। पर एक रूमर आया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर आया कि अरे मलिका का अफेयर एंटोनियो बैंडेरस से चल रहा है, इसकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया, उनकी शादी टूट गई। हे राम, मैं मिली कैन फिल्म फेस्टिवल में एंटोनियो से, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये एंटोनियो ने भी मुझे कहा कि ये सब क्या रूमर है। मैंने कहा क्या मालूम। फिर मैंने क्लैरिफिकेशन दी कि वो मेरे एक्वेंटेंस है, मेरे अच्छे दोस्त भी नहीं है, आप प्लीज ऐसे रूमर मत फैलाइए। ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन हिज मैरिज, कि मलिका की वजह से शादी टूट गई। एक हॉट डांस किया उनके साथ, मैंने तो डांस किया था बस उनके साथ, अब उसको हॉट बना दिया। ये सब इंटरनेट पे आपको भरपूर मिलेगा। तो आपकी वजह से शादी टूटी क्या उनकी? कि उनकी शादी टूटी रही थी? अरे विदेशियों की शादियां तो टूटती रहती है, मेरा क्या लेना देना उनसे। अच्छा, आप बताइए अपनी फिल्म का एक गाना जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो आपका गाना है पर आपको बहुत पसंद है। मुझे मैया मैया बहुत पसंद है। ये मेरा फेवरेट गाना है। एंड सेकंड फेवरेट सॉन्ग इज जलेबी बाई। यार मेरे को बहुत पसंद है जलेबी बाई, मैं आपको बताया क्या। तो जब मैं नौकरी करता था उस दौरान, रेडियो में काम करता था, तो मेरी डेस्क पे हमारी जो पूरे क्यूबिकल में जो लाइन से हम 5-6 लड़के बैठते थे, और उसमें पूरा हमारा वो था ना कि कोई तकिया कलाम बन जाता है आपका, कोई जबान पे चढ़ जाता है। तो उसमें कोई भी कहीं से दूर से चिल्ला रहा है नाम, तो बाकी 6 लड़के कह रहे हैं जलेबी बाई। यस, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। या तो अभी कोई फिल्म कर रही हैं आप? कुछ आने वाला है आपका? बिल्कुल। अभी मैंने रजत कपूर के निर्देशन में एक फिल्म की है। फिल्म का टाइटल है आर के। उसमें मैं एक 1950s की एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हूँ, और दैट इज माय नेक्स्ट रिलीज। अरे वाह, माशाल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और मेरे ख्याल से काफी हमने बात करी,
और बड़ी मजेदार बात करी, बड़ी नई बात करी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हम सबसे बात करने के लिए। थैंक यू जाकिर, यू हैव अ गुड डे, बाय। वो जब से अपना आंखें ही न रोई है मैंने गाया हूँ, हाँ, तो दिल भी तेरी याद में रोया दिल है। भी तेरी याद में हाँ। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। वाह। हमने तेरी खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है, आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। हेलो, मैं हूं मलिका शेरावत एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू जाकिर खान्स YouTube channel and do not forget to like our interview.